है ना। हेलो 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 हेलो। देखो ये अपने मैथ्स से ज़्यादा फिजिक्स में काम आएगा, है ना। तो आज की क्लास आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि मुझे करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फिजिक्स बहुत काम आएगा। ऑप्टिक्स में, है ना, एसएचएम में एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन क्या, ऑप्टिक्स। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब टॉपिक जो आपके फिजिक्स में होंगे। और थोड़ा सा पोर्शन हमारे मैथ्स में काम आएगा। तो समझते हैं। देखो आपको फिजिक्स में एक चीज पढ़ाई जाएगी जिसका नाम होगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये पढ़ाएंगे फिजिक्स में, वाई इक्वल टू ए साइन। हाँ, जब एसएचएम चालू होगा तब भी पढ़ाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक धागे से एक बॉल को लटका दे और इसको मैं ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो खींचने के बाद ये आ जाएगी, और यहां जाने के बाद वापस क्या आएगी, इधर जाएगी, और इधर जाने के बाद वापस इधर जाएगी। तो इस तरह से मूवमेंट करती रहेगी। तो ये जो मूवमेंट होता है इसके बोलते हैं अपन ऑसिलेशन। और ये एसएचएम हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। बार बार मूवमेंट करना, बार बार उस स्टेज में आ जाना जहां से अपन चालू करें, बार बार उस स्टेज में आ जाना, क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। देखिए मीनिंग सारी एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मीनिंग सुनिए। अगर हमने साइन एक्स देखा था तो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, इसका डायग्राम बनाए तो आपको थोड़ी बात समझ में आएगी। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। साइन जीरो जीरो, साइन पाई बाई टू वन, तो पाई बाई टू पे वन, साइन पाई, साइन पाई जीरो, पाई पे जीरो। ठीक है। साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, और साइन टू पाई जीरो। है ना। वो गोला याद होगा जो गोला मैंने आपको पढ़ाया था, गोल गोल याद आ गया होगा। पहला वाला क्या होता है, पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। ठीक है ना, जीरो और माइनस वन। तो ये साइन जीरो कितना, जीरो। साइन 90 वन, साइन 180 जीरो, साइन 270 माइनस वन, और साइन 360 जीरो। ठीक है। अगर मैं इनको मिला दूं तो ये मेरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये ग्राफ बन गया किसका, साइन का। करेक्ट। और इसकी रीडिंग करें तो रीडिंग ये कहता है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या इसकी मिनिमम, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये क्या इसकी मिनिमम वैल्यू। अब इसी चीज को मैं अगर यहां कनेक्ट करूं इसके साथ, इस ग्राफ के साथ, तो एक बच्चे ने इसको यहां से छोड़ा, राइट, और एक बच्चा जो है इसको पेंडुलम को दूर तक ले गया, वो यहां तक ले गया। तो दोनों में अंतर होगा। ये तो वापस घूम के यहीं तक आएगा, और ये वापस घूम के क्या होगा, दूर तक जाएगा। होता ना, अपन झूले के अंदर अगर तेज जाते तो क्या होगा, ज्यादा दूर तक जाते हैं, फिर वापस आए तो उसके बाद भी दोबारा ज्यादा दूर तक ही जाएंगे। तो ये क्या चीज है, अगर हम गौर से देखें क्या चीज है, इसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना। ए, ये ए हो गया एम्पलीट्यूड, ये वाला ए।
वेव्स में अगर हम समझे तो ये वेव्स में ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ये ए हो गया। बात समझ में आई है ना? तो ये वेव्स हमको फिजिक्स वाले समझाएंगे, फिजिक्स वाले सीधा लिख देंगे ऐसा होगा, तो वो चीज अपन समझ रहे ताकि फिजिक्स में समझ में आ जाए। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, करेक्ट। अगर हम इसको ज्यादा दूर ले गए तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये साइन एक्स था, अगर मैं ऐसे लिख दूं एफ एक्स इजिकल टू 2 साइन एक्स, बताओ क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, और जहां 1 होगा वहां क्या देगा? 2 दे देगा। बोले बच्चों, तो अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूं तो इसका डायग्राम क्या होगा? ये डायग्राम इसका हो जाएगा। थोड़ा सा यहां ले ले, जस्ट इसी पॉइंट पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई बताओ? -2, और ये 2। तो मीनिंग समझ में आ गया? इसका मतलब साइन के साथ जितना लगा होता है आगे वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है? और ये एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है? इसकी हाइट को, किस हाइट तक ये जाने वाला है। ठीक है, अगर इसके आगे हाफ लगा देता तो कम हो जाता, तो ये कम हो जाता, हाफ लगाते ये डायग्राम ऐसे बन जाता, ऐसे चला जाता। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास बन जाता हाफ साइन एक्स। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया बच्चों? यहां ग्राफ में समझ में आ गया, पेंडुलम में समझ में आ गया। इसका मतलब ये अगर 1 वाली है तो ये क्या है? 2 वाली है, और ये क्या है? हाफ वाली है। क्लियर? ठीक है ना? क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा फिजिक्स में भी। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, हमारी टीवी, मोबाइल, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं जो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं सब इससे चलेंगे, राइट? हमारा एफएम रेडियो, ठीक है ना, रेडियो हो गया आपका। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है जो जिसमें भी वेव्स चलती है, वो अगर मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है तो उसका रीजन भी यही ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू क्या? a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो एक मीनिंग ये तो समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है ना? तो ये डिसीजन किस बात का करता है कि ये कितनी हाइट पे जाएगा, राइट? ये कितनी हाइट पे जाएगा। हो गया क्लियर? एक वर्ड और होता है हमारे पास, ये वर्ड होता है ओमेगा, है ना? ओमेगा। इस ओमेगा को फिजिक्स वाले ने पढ़ाया होगा आपको 2 पाई n, नहीं पढ़ा? ये ऐसे पढ़ा होगा 2 पाई अपॉन t, नहीं पढ़ा, है ना? ये n क्या है? n को अपन देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। n का मतलब f या n, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आप भली बात समझ जाएंगे अपन। अगर हम घर में एसी की बात करें तो हमारे घर के अंदर जो एसी आती है, इस एसी का क्या मतलब होता है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। कैसी होती है? देखो, ये आधी प्लस में और आधी क्या है? माइनस में। क्या बोलेंगे इसको? एसी। तो 12th क्लास का एक चैप्टर है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अगर आपको पढ़ना है, फुल इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डिवाइस को पढ़ना है, तो मुझे क्या आना चाहिए? ये फिर आना चाहिए। समझ में कितना काम का है? और इस सब में कौन बैठा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? कई बार लोग कहते हैं सर मैं तो बचपन से लेकर बड़ा हो गया। कल भी एक टीवी में इंटरव्यू आ रहा था एक लेडीज का, बहुत बड़ी लेडीज थी। बोले सर वो कहते मुझे मैथ से डर लगता है। तो सामने एक बंदा बैठा हुआ था, बोला क्यों लगता है मुझे? कहता मुझे तो आज तक ही समझ नहीं ट्रिग्नोमेट्री काम क्या आती है। मैंने बढ़िया है, जब तक आप इसका मतलब आपने पढ़ी नहीं साइंस, वरना देखो ना क्या क्या काम आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री क्या काम नहीं आती, उल्टा बोलना है ना? ये थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब केवल हाइट। ट्रिग्नोमेट्री तो सब जगह चलती है भैया, हर जगह चलती है। बात समझ में आई? ये पंखा घूमने का कारण ट्रिग्नोमेट्री, इसमें फोर्स लग रहा है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, ये दरवाजा घूमने के कारण ट्रिग्नोमेट्री,
इसके अंदर टॉर्क लग रहा है tan थीटा, कहां काम नहीं आ रही, मैं बोल रहा मेरी बात सुनाई दे रही है, इसका कारण ट्रिग्नोमेट्री वेव्स, राइट। तो ये लाइट आ रही है, इसका काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। इस पंखे घुमाने के अंदर जो रोटर आर्मेचर काम कर रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर काम नहीं आ रही, अगर काम ही काम आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए जरा मीनिंग समझते हैं इसका। तो यहां से अपन को ये एसी जो है, इस एसी के ऊपर आप अगर किसी सर्किट के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा 50 हर्ट्ज 1 एम्पियर और लिखा होगा 220 से 240 वोल्ट। लिखा होता नहीं लिखा होता, हमारे घर में आती है। तो व्हाट्स मीन बाय 50 हर्ट्ज, दिस इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, जो चीज बार बार रिपीट हो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अपन कहते हैं ना इसके बार बार आने की फ्रीक्वेंसी, ऐसे जनरल वर्ड बोलते हैं, ये बार बार आ रहा है, ये फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो इस फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, जो बार बार आया। तो यही वेव्स क्या एक बार बनेगी या बार बार बनेगी, बार बार बनेगी। इस एक वेव्स को बनने में जितना समय लगा उसे क्या बोलेंगे अपन, टाइम पीरियड। वो तो टाइम पीरियड हो गया टी। ये ऐसे मूवमेंट करा, वापस ऐसा आया, क्या हो गया, वन ऑसिलेशन। इस वन ऑसिलेशन में समय लगा उसे क्या बोलेंगे अपन, टाइम पीरियड, ठीक है ना। और इस टाइम पीरियड का रिवर्स, टाइम पीरियड का रिवर्स क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इस 50 हर्ट्ज का मतलब होता है ये 1 सेकंड में कितनी बार, 50 बार मूवमेंट कर जाती है 1 सेकंड में। अब आप देखो कितनी तेजी से मूवमेंट हो रहा है इसका, 1 सेकंड में 50 बार मूवमेंट हो रहा है इसका। बात समझ में आ रही है ना। तो समय कितना हो गया, 1/50 सेकंड एक ऑसिलेशन का। इतनी तेजी से स्पीड से मूवमेंट होता है इसका। और इस तेजी से स्पीड होने की वजह से हमें जब इसके अंदर, अगर आप देखोगे प्लग के अंदर, अगर इसके अंदर टेस्ट डालेंगे तो आपको लाइट क्या होगी, ब्लिप करती दिखाई देगी। वो बंद होती नहीं दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत चल रही है तेजी से। क्यों, प्लस में भी जा रही है और माइनस में जा रही है, बंद तो नहीं चाहिए, लेकिन कितनी तेजी से रही है, बहुत तेजी से। 1 सेकंड में 50 बार हो रही है, तो वो कहां नजर आएगी, वो तुमको तो ऐसी लगेगी जैसे जलती नजर आ रही है। बात समझ में आई। तो ये वर्ड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, 2π/t, टाइम का रिवर्स, F = 1/t। जितना टाइम ज्यादा होगा, बताओ क्या होगा, उतनी फ्रीक्वेंसी। यही बात तो सीधी सीधी बात है। अगर ज्यादा टाइम लोगे तो क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ 3 रोटी खाने में टाइम लग रहा है तो आप 1 घंटा दे दूं तो बताओ क्या होगा, 1 घंटे में ज्यादा रोटी खाओगे कम रोटी खाओगे, कम खाओगे। और आपको रोटी खाने बहुत फटाफट खाने की आदत है, अब क्या होगा, ज्यादा रोटी खाओगे, सही है ना। तो मीनिंग सही, ये बात हो गया। तो ये वर्ड समझ में आया, तो ये वर्ड वो बैठा हुआ है। तो इसको चेंज करके, कम ज्यादा करके हम इस वेव्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये वेव्स कम ज्यादा हो जाएगी, ऐसे। बात समझ में आई। अगर मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, तो बताओ क्या होगा, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। और टाइम कम लगेगा तो ये वेव्स जितना, कितना समय ले रही है, 2π। अब कितना समय लेगी, क्या लेगी, कम समय लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बात करूं, ऐसा लिख दिया मैंने, y = sin 2x। बताओ कितना मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ, 1। हाईएस्ट कितने पॉइंट पे जाएगी, 1 पे। ये बात तो ठीक हो गई। अब मैंने दूसरे वाला डाटा ले लिया, क्या, 2। अब ये क्या करने वाला है, ये वेव्स को कम ज्यादा करेगा। बात समझ में आई। अब इसका पीरियड निकालने का तरीका बताता हूं। पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π/ जितना यहां लिखा है उससे डिवाइड कर दें। कितना आया बताओ, पाई। इसका मतलब पूरी वेव्स पाई में बन जाएगी। ये क्यों लिखा है बताता हूं। देखो मुझे बताओ, इस वेव्स को बनाने में कितना समय लग रहा है, 2π। कितना लगा, 2π। तो sin x का पीरियड कितना होता है,
पाई। क्या बोलेंगे? 2 पाई। और मैंने पूछा साइन 2x का पीरियड कितना हुआ, तो 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? पाई। अगर मैं इस वेव्स को बनाऊं तो ये वेव्स ऐसे बनने वाली है, ये समय कितना होगा? पाई। ये कितना होगा? पाई/2। अब मैं इसके अंदर नहीं बना रहा हूं तो खिचड़ी पक जाएगी डायग्राम की। तो ये हो गया पाई। जो काम 2 पाई हो रहा था वो काम किस में हो जाएगा? पाई में हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ये पॉइंट कितना होगा जरा बताओ? ये तो 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। ये पॉइंट कितना हो गया? पाई/2। ये पॉइंट कितना हो गया? पाई/4। समझ में ना? तो ये वेव्स पूरी की पूरी वेव्स रिपीट हो जाएगी किसने कितने समय में? पाई में। अगर मैंने ऐसे लिखा y=sin3x, बोलो क्या होगा? तो कितने समय वेव रिपीट होगी? तो एक वेव्स के रिपीट होने में समय लगेगा कितना? 2 पाई/3। इसका मतलब ऐसा बनाए तो ये 2 पाई/3 हो गया, और ये कितना हो गया? पाई/3। इसका मतलब 120 डिग्री, और ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 120 डिग्री वापस लौट के आ जाएगी ये। और ये कब लौट के आ रही थी? 360 डिग्री में। 360 डिग्री के बाद ये पूरा ये घूम रहा था, और ये कितने डिग्री में घूम जाएगा? 120 डिग्री में घूम जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गया? अगर मैं ऐसे लिखूं y=sin x/2, बताओ कितना पीरियड होगा बच्चों? 4 पाई। कितना हो गया? हाँ, 2 पाई डिवाइड बाय 1/2 कितना आया? 4 पाई। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो वेव्स बनेगी वो कितने समय में लौट के आएगी? अच्छा दूसरी बात बोलूं, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ज्यादा? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ज्यादा? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, 1/2 है ना। फ्रीक्वेंसी कम क्यों है? टाइम ज्यादा लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है तो कम समय लौट के आएगी। टाइम लेगी ना लौट के आने में वापस। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा 2 है तो जल्दी लौट के आएगी, तो जल्दी लौट के आएगी, जल्दी समय में आ गई। बात समझ में आ गई? तो इस मीनिंग का भी समझ में आ गया अपन को, सही है ना? और इसी की वजह से हमारे चलते हैं घर के क्या? FM। हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये FM है। और FM का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी, हाँ कभी टाइम बचेगा तो समझाऊंगा मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है। बाकी इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट। और ऐसे ये जो वर्ड होता है ये होता है AM। तो पुराने समय के अगर आप रेडियो देखोगे तो पुराने समय के रेडियो के पीछे बहुत सारी बैंड लिखी मिलेगी। आजकल तो बैंड इतनी नहीं होती, पहले आती थी शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और FM वेव। ठीक है, वेव्स होती थी। मुझे बताओ इसके अंदर कितना कितना चेंज कर सकते हो? 3 जगह चेंज कर सकते हो। इसको चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, और इसको चेंज कर सकते हो। तीसरा क्या मतलब है? तीसरी क्या चीज है जो चेंज कर सकते हैं अपन? तो पहले इसको नोट कर लो, फिर समझा रहा हूं तीसरी क्या चीज है। अरे आवाज नहीं भैया।
लाइट एमिटेड डायोड। हाँ। हरी राम माया। अभी बात सही निकला शुक्ला जी वाली बात। भाई घर नहीं आए शुक्ला जी। तो उसकी आदत है, मेरे पास काम कर चुका मैं उसकी आदत से भली बात। मेरे यहाँ 3 महीने काम करा, मेरा 4 महीने मैंने उसको 50,000 रुपये दिए 4 महीने ट्यूशन से। और वो कहता वो है ना रेगुलर आ रहा था। फिर एक दिन मैं भी जितना पैसा हो रखता है मैं उनका 70% देता हूँ, 30% रख लेता हूँ। मैं 30% लास्ट में देता हूँ दिवाली पे, मेरी आदत है, क्योंकि अगर टीचर बन गया तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने क्या करा, उनसे कहा मैंने सर, एक दिन को फोन आया, सर 10,000 रुपये दे दो। मैं सर मेरे पास तो नहीं है, जितने थे मैं दे चुका आपके। बोलने सर मेरा तो पैसा ज्यादा बनता है, मेरा पैसा 1.5 लाख बनता है, आपने मुझे 50 ही दिए। पैसा नहीं बनता, आप बढ़ा लो। उनको मैंने समझा दिया, पहले तो उन्हें बात मुझे बताई नहीं कि मुद्दा ही है। एक दिन पैसे फोन आया, सर पैसे दो, मैंने पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा आपको मैं। ठीक है, फिर भी मैंने अगले दिन को 5,000 दे दिए जेब से। ठीक, अब 2 दिन तक 3 दिन तक आए नहीं, मैं फोन करूं भाई साहब फोन नहीं उठाए। सर मेरा कुत्ता बीमार है, सर मेरा ये है, मेरे कुत्ते को ये हो गया, मेरे ये हो गया। फिर रास्ते मिल गए, मैंने सर आ जाओ। फिर भाई साहब बोले आ जाऊंगा, शाम को नहीं आया। फिर मैं दूसरी फैकल्टी से, मैं तू पता कर क्या कह रहा है, ये क्या चाहता है। मैंने बोला सर वो तो ये चाह रहे हैं कि इनका पैसा बन रहा है ₹1,00,000 और वो दे दिया जाए। तो मैंने उनको दोबारा फोन करा, फोन भी नहीं उठा उन्होंने। फिर एक बार फिर रास्ते में मुझे मिलेगा, रास्ते में ही हर बार रास्ते में समझाया मैंने उनको, सर आपका नहीं बनता, फिर भी आप देख लो। बोला नहीं सर ठीक है। फिर मैंने एक दिन को बैठ के हिसाब निकाल दिया, हिसाब निकाला पूरा, हिसाब निकाल के स्टाफ रूम बैठा दिया उनको। उनसे पहले एक सर और पढ़ा गया था मेरे पास, सुनील पाल सर, 1.5 महीना। वो 1.5 महीने में कोई पैसा नहीं ले गए, क्योंकि आकाश चले गए। वो बोले सर मेरा पैसा नहीं बनता, कोई बात नहीं, जो टीचर है उसको दे देना। इन्होंने 1.5 महीने बाद चालू करा, मैंने उनको उनका पैसा भी इनको दे दिया। सर ये पैसा भी आप रख लो, क्योंकि उस टीचर ने ईमानदारी से कहा उनको दे देना। फिर हिसाब में लेकर आया, मैंने हिसाब लेकर आया, मैंने सर ये लो आपका हिसाब, इसमें आपके 7,000 रुपये निकलते हैं टोटल अभी तक, और पूरा हिसाब है आज तक का। जिस जिस बच्चे ने पैसे दिए उसका नंबर है, टेलीफोन नंबर है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। भाई साहब उसने देखा तो वैसा सही निकला हिसाब पूरा है कि मैंने उसको 7,000 ऑन द स्पॉट दे दिए। मैंने कहा कल से मत आना, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कल से मत आना, और आने की सोच नहीं। मना कर दिया सर, मुझे नहीं करना। फिर क्या करा मैंने, हिसाब फाइनल कर दिया ना। सुनो उसके बाद क्या करा, तब भी नहीं माना वो। उस पट्टे ने हमारे घर से सामने एक रूम किराए पे ले लिया और बच्चों को हाँ बुलाने लग गया। सबके नंबर तो दे दिए थे मैंने, क्योंकि पता है इस नंबर का गेम ये खेलेगा, ये बुला लिया। उसमें 2 लड़की चले गई, तो उन 2 लड़कियों मैंने कह दिया भैया आज से हमारी जिम्मेदारी खत्म, तुम वहां जा रहे हो, पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी, अभी तक तो मेरी थी, क्योंकि मैं एज ए ओनर काम कर रहा हूँ। अगर कोई टीचर भग गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, भग गया तो मैं पैसे भुगतूंगा, मैं चीजें करूंगा। मैंने अब मैं नहीं भुगतूंगा, मेरा तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, उसकी जिम्मेदारी मेरी, बाकी फिजिक्स तुम देखो।
वो भाई साहब उनको डुलाता रहा, कभी अब 2 बच्चों को कौन पढ़ाए? मेरे पास तो 17 बच्चे थे, 2 बच्चों को कौन पढ़ाए? नहीं पढ़ाए, कभी बुलाए कभी नहीं पढ़ाए। उन बच्चों से पैसे वैसे लिए जाने नहीं लिए, वो बच्चे लौट के मेरे पास आए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको जहां पढ़ना पढ़ो। तुम क्यों गए? मैंने भगा दिया। सुपर रेगुलर है, अब गड़बड़ करिए। अब कल ही मेरे से सर ने बात करी, हमने 1 घंटा बात करी है अमित सर ने इसी मुद्दे पे। तो कह चुके सर ढूंढ दो। अमित से नहीं कह रहे थे कि उससे ना 1 दिन पहले बात करी थी फोन पे, बोले सर मैं आ जाऊंगा, आप मेरा नाम दे दो, मैं 7 दिन में पढ़ा लूंगा। तो अमित सर ने छपा दिया। यार बंदे को पहले मना कर देना चाहिए था, सर नहीं आऊंगा, अगर उसके मन में कुछ था तो। बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, वो डेली परेशान हो रहे हैं यार। सुबह सही बात है, इतना बड़ा स्कूल चलाता है, 1 दिन अरेंज हो जाए, 2 दिन अरेंज हो जाए, नहीं आप मना कर दो, सर नहीं आऊंगा, तो तीसरा टीचर आएगा, अगर दूसरा टीचर आएगा कुछ तो आएगा, उसका भी जवाब नहीं दो। भाई जहाँ काम मिले वहां चले जाओ, सबसे बात तो करो ना। वही तो कह रहा हूँ, बात करो, हम बोलो, नहीं हो तो आपकी इच्छा है, छोड़ दो। छोड़ दो, अगर आपको नहीं लगता कि पैसा नहीं बढ़ा रहे, छोड़ दो, उससे भी चले जाओ। नहीं सर ऐसा नहीं बनाते सर। अजय बहुत अच्छा आदमी था, अजय में कोई बुराई नहीं थी। अजय ने कभी किसी चीज का दबाव नहीं बनाया उनके ऊपर। अजय ने हमेशा काम करा, बहुत ज्यादा काम करा उस बंदे ने। अजय बढ़िया रहा है। एक वो लड़का आया था ना, शर्मा कौन सा था जिसको ऊपर केस लगा दिया था, धीरज, धीरज शर्मा। हाँ, आजकल तो बाबूजी के साथ घूमता है वो भाई साहब, फ्लाइट में घूमता है, बड़ी बड़ी फ्लाइट में, और वो भी दूसरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में बैठा होता ना बाबूजी के साथ। वो वहां उस लेवल पहुंच चुका, छोटी मोटी चीज खत्म हो गई। अब वो संसार में जहाँ यहाँ हाथ रखता था ना, वो कहीं को भी हाथ रखता था किसी को ऊपर। बाबूजी उसको देखा मैंने, बाबूजी के साथ घूमते हुए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो घरवाली तो पटवारी अब भी होगी, घर तो चल ही रहा होगा ना। और वहां ज्यादा कमाई है क्या? कमाई है। हेलो, देख लिया क्या? तो देखो, एक ये वर्ड और सीख ले, फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस फाई का क्या मतलब है? हाँ, फेज डिफरेंस। इसका मतलब मान लो एक ये लिखा मैंने y इक्वल टू, अपन लिखा साइन x, और एक लिखा मैंने y इक्वल टू साइन x प्लस 5/4। यही मतलब हुआ। दोनों के एम्पलीट्यूड बताओ कितने हैं? 1 है, तो दोनों की साइड पे जाएगी 1 पे। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है, तो दोनों कितने समय के बाद मूवमेंट करेगी? 2 पाई। बोलो बच्चों, तो 2 चीज मैंने सेम रख दी। क्यों रख दी? ताकि मैं तीसरी चीज समझा सकूं आपको, तीसरी चीज क्या चल रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसमें 0 डालूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा, और यहां पे 0 डालूंगा तो π/4 आएगा। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब ये वेव्स तो ऐसे चलेगी, राइट? और ये वेव्स कैसे चलेगी? अगर इसमें आप 0 डालोगे तो π/4 आएगा, बोलो, और π/4 की वैल्यू होगी, और π/4 डालोगे तो 1 आएगा, ये 1 पे यहां जाएगा। बात समझ में आई? इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 है ना, तो यही आ जाएगा। π/2 डालो, बोलो, 3π/4। 3π/4 कितना होगा? 135। 135 कितना होता है? नहीं आया? तो मैं सीधे समझा देता हूं, वैल्यू निकाल के देखना। ये वेव्स होगी, वो इस वेव से π/2 पीछे चलेगी,
ये π/2 आगे चलेगी, सॉरी, तो ये हमारे पास आगे इसमें -π/4 डालेंगे तो 0 आएगा। ये बात समझ में आई? तो ये वेव्स ऐसे हो गई, ऐसे चल रही है, ठीक है ना। हाइट भी उतनी है, सब कुछ उतना है। अंतर किसका है? अंतर किसका है? आगे पीछे का। ये वाली वेव्स इस वेव से, ये वेव्स इस वाली वेव से क्या होगी? आगे होगी। कितना आगे होगी? π/4 आगे होगी। जब ये 0 बना रही है तो ये कितना बना रही है? बात समझ में आई? तो दोनों की किस में अंतर आ गया? मूवमेंट में। और किसका? आगे पीछे का। और ये आगे पीछे का जो अंतर होता है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज, इनके फेज में अंतर आ गया, है ना। ये दोनों की फेज में अंतर आ गया। और फेज में अंतर कितने का है बताओ? 5। और इस 5 को बोलते हैं क्या? π/4, राइट। दोनों सेम चल रही है, दोनों 2π के बाद रिपीट होगी। दोनों की हाइट सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से आगे पीछे चल रही है, एक साथ नहीं चल रही। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? फेज डिफरेंस। बात समझ में आई? बोलो बच्चों। तो जरा अगर सवाल की बात करें तो साइन लिखा है x + π/4 और यहां लिखा है 1, तो मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू, और मैंने ऐसे लिख दिया y = sin, ऐसे लिख दिया 2x + π/4। अब बताओ बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सही है ना। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हमारा टॉपिक का क्या नाम है? मेरी बात समझ में आ गई अपन को? भाई का हम फिजिक्स वाले करवाएंगे, ठीक है ना। भाई का हम फिजिक्स वाले समझाएंगे, क्योंकि मेरा पोर्शन नहीं है ये। मैं तो आपको समझा दिया, क्योंकि मैं पहले फिजिक्स पढ़ाता था, तो मैंने फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिया। और पहले मेरा काम ही फिजिक्स पढ़ाना था, ये काम हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो हाँ, नहीं पाई गई तो कुछ भी हो सकती है। फेज डिफरेंस से कितना भी हो सकता है, कितना आगे पीछे कर सकते हो किसी वेव्स को। एक यहां से स्टार्ट हो रही है 0 से, और एक हो सकता है आप 2π कर दो तो 2π चलेगी। आपने कहा ऐसे लिखा sin x, और एक लिख दिया sin x + 2π। तो ये वेव्स अभी स्टार्ट हुई है, और ये वेव्स 2π से स्टार्ट हो चुकी होगी, सही है ना। तो दोनों में अंतर है। इसको क्या बोलते हैं अपन? अब इन दोनों की, ये यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां से स्टार्ट कितने का? 2π का। ये फेज डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि अपन जो है, अपन तो इस पार्ट में इंटरेस्टेड है। ये क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में इफेक्ट आता है? क्या नहीं आता। क्या फेज डिफरेंस से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे इफेक्ट आता है? क्या नहीं आता। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। बात समझ में आ गई नहीं आई? है ना। आपने सवाल ये बोला, ऐसा लिखा है y = sin 3x, एक लिखा y = 2 sin 3x, एक लिखा y = 3 sin 3x, एक लिखा मैंने y = 3 sin 3x + π/4, एक लिखा मैंने y = 4 sin 2x + π/6। बोलो मैक्सिमम वैल्यू इसकी, मैक्स वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्स वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -4। मेरा काम हो गया। भाई काम फिजिक्स वाले करेंगे, वो समझाएंगे डिटेल में आपको, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो मैं समझा दूंगा, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अपन ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक और स्टेप समझते हैं। मान लो ऐसा लिखा है sin x + π/4। बोलो बच्चों, मैक्स वैल्यू कितनी है इसकी? 1, और मिनिमम वैल्यू -1। मैं इसको खोल देता हूं,
ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कितना होता हो? 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2। और मैंने अब सवाल आपको ये दिया और ये सवाल देके पूछा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। कैसे पता लगा? सवाल तो मैंने ये दिया आपको, ये तो आपने यहां से टीपा है? क्या यहां से पता लग जाएगा क्या? यहां से पता लग जाएगा क्या? मुद्दा ये है नहीं ना। अगर मैं आपको सवाल ये दूं 1% सर ये पता लग जाएगा क्योंकि ये इसी तो लिखा है। अगर इतनी बात है तो सवाल ये लिख a sin x प्लस b cos x। बता अब कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी? क्यों होगी? ये तो इसने पढ़ रखा है ना, 12th क्लास पास है, लेकिन क्यों होगी इसको भी नहीं पता होगा। पता है? नहीं पता ना, रटवा देते लोग बाग। बेटा ये तो शुक्र करो एक एक चीज समझा रहा हूं, वरना ऐसे रटवाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी रटवाई जाती है, हर चीज रटवाते हैं कि रट लो, ये फॉर्मूला ऐसे याद करो, ये फॉर्मूला ऐसे याद करो। हम तो हर फॉर्मूले को समझ रहे हैं, डेरिवेशन निकाल रहे हैं, क्यों कैसे कहाँ हो रहा है वो समझा रहे हैं, कहाँ हो रहा है किस वजह से हो रहा है सब चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर चीजें कम समझ में आ रही है तो थोड़ी सी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, करना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि समझाया जाए ना रटाया जाए। अब यहां से पता लग जाएगा कि आपको नहीं पता लगा ना, यहां से पता लग जाएगा नहीं लगा तो कोई ऐसा तरीका निकाले कि ये कंबाइंड हो जाए। अगर ये कंबाइंड होकर आ गया तो इस तरह की फॉर्म में आ गया तो पता लग जाएगा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। अगर सवाल में ऐसे देता 3 cos x प्लस 5/4, बोलो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 300 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी और मिनिमम वैल्यू -3। तो कॉस हो चाहे साइन हो, मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे देख के पता लग जाती है। बोलो बच्चों, लगती नहीं लगती है? अगर मैंने ऐसे लिखा y इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 5/4, बोलो बच्चों मैक्स वैल्यू बताओ 2, मिनिमम वैल्यू बताओ -2। लेकिन अगर कोई सवाल इस फॉर्म में है तो क्या मैं मैक्स वैल्यू मिनिमम वैल्यू बता सकता हूं? नहीं बता सकता। अगर ये किस तरह से कंबाइंड हो गया तो, अगर ऐसे तरह में आ गया तो बता सकता हूं मैं। बोलो बता सकता हूं नहीं बता सकता? तब तो बता सकता हूं मैं। इसका मतलब अपने दिमाग में एक बात आने लग गई कि सवाल अगर ऐसा है तो इसको क्या कर दिया जाए? इकट्ठा कर दिया जाए। उल्टा चला इस सवाल को, ये सवाल फैला हुआ है, अगर मैं इसको किस तरह से ऐसे कर दूं, किस तरह से ऐसे कर दूं तो पता लग जाएगा ना? नहीं लगेगा? नहीं लग जाएगा? अरे नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, फिर कार्यक्रम चालू करते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, नोट कर लो इसको।
हाँ, अगर किस तरह से इसको कंबाइन करें हमारा काम चल जाए, तो इसी सवाल को लेते। ये था सवाल y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और दूसरी भाषा बोलो मैंने इसकी रेंज क्या होगी। एक ही बात है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रेंज ही तो होती है। अरे अपने क्वालिटी को पढ़ा था ना, वो पूछता था फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब देखो किस तरह से कंबाइन कर दो, फिर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। पहले एक बार दिमाग दौड़ाएं, इसको कंबाइन कर दो। कंबाइन कैसे करेंगे, इसके साथ 1 लग रहा है, इसके साथ 1 लग रहा है, बोलो बच्चों। y मैंने इसके साथ लिख दिया √2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, और यहां लिख दिया मैंने √2, क्या लिख दिया, √2 साइन एक्स। क्यों लिखा बताऊंगा अभी, कैसे लिखा बताऊंगा अभी। अभी फिलहाल मानो ऐसा लिख दिया 1/√2 साइन एक्स और 1/√2 कॉस एक्स। तो जरा बताओ क्या मैं इसको कंबाइन कर पाऊंगा। यस सर, ये साइन की वैल्यू है तो किसकी वैल्यू मान लो, कॉस की। कॉस की कितनी वैल्यू है, π/4, सही है ना। और अगर ये कॉस है तो बताओ ये किसकी वैल्यू है, साइन की, कितनी, π/4। बात समझ में आई। अगर मान लो ऐसा लिखा हो साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स, क्योंकि मुझे एक साइन चाहिए और एक कॉस चाहिए, या फिर ये दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए। ऐसा क्यों, अगर दोनों साइन दोनों कॉस होंगे तो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, और एक साइन और एक कॉस होगा तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। करना क्या अल्टीमेट, इसको कंबाइन। ध्यान रखना ये टॉपिक 12th क्लास में हो रहेगा जिसका नाम होगा फंक्शन, और वहां तो बहुत भर भर के साथ आएगा, लोग के साथ हो रहेगा ये। इसके आगे लोग वो लगा देंगे, फिर इसकी रेंज पूछेंगे अपन से, है ना। तुम आपको ये कहूंगा बेटा 11th क्लास में पढ़ा था, 11th की कॉपी खोल के देख, तो अब समझ लीजिए सही ढंग से, कहीं वहां जाके अपन अटक जाए, है ना। अब इसमें देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड। ऐसा क्या कर रहा हूं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा कीड़ा तो डालूं कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। अब बताओ ये क्या है, इसको कॉस, कॉस में कितनी वैल्यू होती है, कॉस π/3, ये साइन हो गया। अब ये साइन है ये कॉस है, तो बताओ ये क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन में कितनी वैल्यू होगी, आप समझ में आई बात, बोलो कंबाइंड होगा नहीं होगा, हो जाएगा। एक साइन और एक कॉस, और ये कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा बताओ, बोलो साइन एक्स प्लस π/3, और इसके साथ क्या लग गया 1, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपने किससे डिवाइड करा था, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी 2, और मिनिमम वैल्यू, तो अपन मैक्सिमम वैल्यू तो तभी बता पाए जब कंबाइंड हुआ। ऐसे मैं इसको क्या लिख दिया बताओ, साइन एक्स, बोलो बच्चों, कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4, और बाहर क्या लिख दिया अपन ने, √2, और ये कितना हो गया y, तो y इक्वल टू हो गया कितना, √2 साइन, बोलो बच्चों, x प्लस π/4, करेक्ट। बोलो वैल्यू निकालना आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू। तो अल्टीमेट ये पिक्चर समझ में आई कि अगर ये कंबाइंड हो जाएंगे तो मैं फटाफट वैल्यू निकाल लूंगा, और कंबाइंड नहीं होंगे तो नहीं निकालूंगा, है ना। अब कंबाइंड कैसे हो जरा देखो आप, इन दोनों के साथ क्या लग रहा है बताओ, 1 और 1, उल्टी खोपड़ी घुमाओ, तो 1 और 1 को मैं ऐसे लिख दूं 1² प्लस 1², कितना बन गया, √2। जब इसके साथ देखो क्या लग रहा है 1 और √3, तो जरा बताओ क्या हो गया, 1² और √3 का स्क्वायर, बोलो क्या आया 2। तो मैंने क्या करा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। कुछ लॉजिक समझ में आया। तो अगर मेरे पास सवाल ये लिखा हो a sin x प्लस b cos x, बोलो बच्चों समझ में आ गया ना खोपड़ी में। अब ये चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे कुछ भी हो, इनके बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, मुझे बताओ अगर ये माइनस होता तो क्या फर्क पड़ता, अगर ये माइनस होता तो क्या फर्क पड़ता, यहां क्या आ जाता माइनस, क्या मैक्सिमम वैल्यू पर कोई इफेक्ट आता,
नहीं आता। तो चाहे सवाल ए साइन हो, चाहे सवाल ये हो ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, चाहे सवाल ये हो ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, चाहे सवाल ये हो वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, क्या इससे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो किससे डिवाइड करूं बोलो बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से, क्योंकि जैसे आप इससे डिवाइड करोगे ये 100% किस फॉर्म में आ जाएगा, या तो साइन की फॉर्म में आ जाएगा या कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मैं इस सवाल को क्या करने वाला हूं, देखिए ये वाला उठा लेता हूं, कोई सा एक समझ लीजिए। तो मेरे पास हो गया वाई इक्वल टू, मैंने लिख दिया ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बच्चों? साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाय अंडर रूट, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात से सहमत हो गए? ठीक है ना। अब जरा गौर फरमाओ, ये साइन बना, ये साइन एक्स है, तो जरा गौर से देखो, इसको मैं कॉस थीटा लिख देता हूं, कॉस थीटा। अभी मैंने इसको मान लिया कॉस थीटा है, तो ये साइन एक्स हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एक बच्चे ने कहा क्यों मान लो साइन थीटा होगा, ये तो अपन पढ़े लिखे इंसान है। जरा बताओ कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा किसको माना? ए अपॉन अंडर रूट, तो बताओ साइन थीटा कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस, होता ही नहीं होता, अरे होता ही नहीं होता, तो कितना आएगा बोलो? अंडर रूट 1 माइनस, बोलो बच्चों, ए स्क्वायर डिवाइड बाय, एलसीएम लेना, काटा पीटी करो, आ गया। तो ये प्रूव हो गया, अगर ये साइन है तो क्या बनेगा? कॉस, और अगर ये कॉस है तो क्या बनेगा? साइन। सही है ना। कुछ भी इच्छा करो जो बना लो, अगर इसको कॉस चाहो तो कॉस लिखो, तो साइन लिख देना, इसको साइन लिखो तो कॉस लिख दो। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? बाहर कौन है? अंडर रूट इंटू वाई, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बना बताओ? साइन एक्स प्लस थीटा। बोलो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू हो गई इसकी अंडर रूट कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया क्लियर? अब आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते थे। बताओ इसके साथ क्या लग रहा है? 1 और 1, ए कितना हो गया? 1, बी कितना हो गया? 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2, तो मैक्सिमम वैल्यू बोलो, मिनिमम वैल्यू बोलो, माइनस का रूट 2। हाँ ठीक है। इस सवाल की बात करें, इसमें ए कितना है? 1, बी कितना है? रूट 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है 2, 4 आएगा रूट में 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू नोट कर लो। हेलो, अगर आप कॉपी खोलोगे तो देखोगे सबसे पहले एनसीईआरटी मिलेगी आपको, और धीरे धीरे एनसीईआरटी से अपन कहाँ चलते हैं? जेई की तरफ। हर सवाल का ही तरीका मेरा कि पहले मैं आपको सिंपल पढ़ाऊं, और फिर धीरे धीरे आगे लेके जाऊं। सीधा कभी नहीं पढ़ा था मैंने आपको, लॉग पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, इनिक्वलिटी पढ़ाई तो पहले एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर आगे का पढ़ाया, क्वाड्रेटिक पढ़ाई, तो शुरू के 2-3 दिन तक तो अपन 10th क्लास ही समझते रहे। सबसे पहले हर टॉपिक का बेसिक समझिए और फिर उसके बाद आगे चलिए।
चलो, हाँ लिख लिया बच्चों। हटा दूं क्या? अरे हटा दूं क्या? तो अपन को ये समझ में आ गया, एक साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। मैक्सिमम वैल्यू बोलो बच्चों, और मिनिमम वैल्यू बोलो। ऐसे लिखते थे ना, इसको अपन स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते थे और इसको लार्जेस्ट। ठीक है ना? तो सवाल ये आ जाए, y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस का y इक्वल टू 4 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स माइनस का, और y इक्वल टू 5 cos x प्लस 12 साइन एक्स। निकालिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। हाँ बोलो बच्चों, पहले वाले का आंसर 5 और दूसरे का √10 और माइनस √10, तीसरे का √13 और नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 13 और माइनस 13। कितने बच्चों का आ गया? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5, 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब अपन कुछ नहीं सीखना, वैल्यू को तोड़ मरोड़ना है। तो अपन इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ, 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोलो 5 से। अब क्या ऐड करना है? 5 ऐड कर दो, तो 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 लेस देन, तो कितना है बताओ? 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 लेस देन, और हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सवाल लिखिए। निकालिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू।
हटा दे, सवाल लिखिए। कितना आंसर है इसका पहले वाले का? हाँ, मैक्स वैल्यू बोलो 20 और मिनिमम वैल्यू बोलो हाँ 6 -6। सही है ना? दूसरे का आंसर बोलो, मैक्स वैल्यू बोलो है 23 3 13 3 आएगी। और मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोलो 10। मिनिमम वैल्यू इसकी बोलो 3 और -22। ठीक है, अगला सवाल लिखो। निकालो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू।
रूट 19। हाँ, पहली बात तो करा कैसे इसको क्या कंबाइन कर सकते हैं क्या? इसका थीटा और इसका थीटा क्या है? अलग अलग है, तो कंबाइन कैसे कर लोगे? इसको खोलो पहले। अभी तक तो अपन इसको बंद कर देते हैं, अब इसको खोलना पड़ेगा। 5 बोलो क्या लिखोगे? साइन थीटा कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाय 6। कितना हो गया बताओ? ये 3 कॉस थीटा। ये कितना हो गया? ये कितना है? रूट 3/2। तो 5 रूट 3/2 कितना? साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बाई 2। बोलो बच्चों, ये कितना आ गया? कॉस थीटा बाई 2। 3 रुपए और 1.5 रुपए, 2.5 रुपए कितना रह गया? कॉस थीटा बाई 2 और प्लस का 5 रूट 3/2 साइन थीटा। अब ये अपनी फॉर्म में आ गया। अब निकाल लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आया समझ में? नहीं आया भाई? एंगल तो सेम होनी चाहिए ना। जब सेम एंगल होंगे तभी तो अप्रोच लगेगी। यहां क्या सेम एंगल थे? अलग अलग थे, तो ये अप्रोच लग ही नहीं सकती थी। बोलो भाइयों, आया नहीं आया? आया। चलो बाकी कल करते हैं। कल इसको आगे बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल और करेंगे। क्या